गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग टेस्ट पेपर्स 12 लगाने का प्रयास करते हैं। जो आपके लिए प्रीवियस आपने 11th टेस्ट पेपर लगाया था, आज हम लगाएंगे 12 नंबर टेस्ट पेपर्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। तो पहली क्वेश्चंस हमने बाबू लिया है, ये फिजिक्स से सभी आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो किस रंग का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन है पीला, बैगनी, नीला और हरा। तो देखिए इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक आपको होता है बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। या जरूर आप याद रखेंगे। यानी कि अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है बैगनी का, अपवर्तनांक न्यूनतम होता है आपको लाल का। उसके बाद है निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा किस किरण की होती है। तो सबसे अधिक किरण आपको एक्स किरण की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। किसने आपको ज्ञात की थी? प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो रोमर ने। आपको बताया गया था वन लाइनर जो क्वेश्चंस बताया गया था, उसमें सभी ये आपको थ्योरी आप देख लेंगे तो टेस्ट पेपर आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। उसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को रखा जाता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो लेंस और प्रकाश के बीच में। उसके बाद है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होती है? जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है बाबू? तो वायु से कांच में। जब वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है बाबू? घट जाती है। यानी कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? घट जाती है। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाता है? तो प्रकाश आपको हीरे से कांच में जाता है। कहाँ जाता है बाबू? हीरे से कांच में जाता है तो उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। उसके बाद प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब कौन सा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सौर सेल। इसलिए बाबू सौर सेल हम लोग घरों में लगाते हैं, सोलर सेल जिसको बोलते हैं, जो प्रकाश को एडॉप्ट करता है, मतलब प्रकाश को आपको अवशोषित करता है और उससे हम लोग लाइट जलाते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना कौन सा यंत्र करता है? तो सौर सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है आपको? तो डायनेमो। इसको ध्यान रखिएगा। डायनेमो जो है ना, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो 1.5 10⁻7 केल्विन। 1.5 10⁻7 केल्विन। उसके बाद बाबू क्वेश्चन हैं सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो 2.10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। यानी 2 मल्टीप्लाई 10⁻16 न्यूटन पर वर्ग मीटर। उसके बाद बाबू क्वेश्चन से परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? तो परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। आपको ध्यान रखना होगा, परमाणु रिएक्टर किस पर आपको आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आपको। और हाइड्रोजन जो बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर, परमाणु बम तो नाभिकीय संलयन पर। इस तीनों को बात अब जरूर आप याद रखेंगे। परमाणु बम आपको उसके बाद समझेंगे परमाणु बम किस पर आधारित होती है। तो परमाणु बम आपको किस पर आधारित होती है? नाभिकीय संलयन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर।
तो ऑप्शन नंबर इसमें कर लेंगे सी, यानी कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन जो बम होता है नाभिकीय संलयन पर होता है और परमाणु बम होता है वो विखंडन पर। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होती है? तो नाभिकीय संलयन पर। तो देखिए ध्यान रखना होगा। इसलिए बाबू हम लोग सूर्य की जो आपकी ऊर्जा होती है उसको किसके द्वारा मिलता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। तो हाइड्रोजन जो बम होता है वह आपको नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु जो बम होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पंच संयोजी और चतुर्थ संयोजी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बाबू ध्यान रखेंगे चतुर्थ संयोजी होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे अर्धचालक होते हैं? तो चतुर्थ संयोजी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके पास एडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद बाबू है एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है? तो 1 कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है? तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25 × 10⁻18 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो किसी तार की प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है। कैसा पदार्थ है उसकी प्रतिरोधक उसके पदार्थ के पर ही निर्भर करती है। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट जो घंटा है वह किसके बराबर होगा? तो 3.6 10⁻³ जूल के बराबर, यानी कि 3.6 3.6 × 10⁻³ के जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 वाट घंटा बाबू, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻³ जूल के बराबर। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो मैक संख्या से बाबू विमान की चाल को निर्धारण करने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विमान। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटक होता है। तो कार बैटरी में जो विद्युत अवघटक होता है वह किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर बॉल सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसको ध्यान रखेंगे, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइगेंस ने, यानी कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का आपको प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइगेंस ने। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण लाल रंग का होता है। किसका होता है बाबू? लाल रंग का। तो लाल रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। पानी के ऊपर तेल परत का जमना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो पानी के ऊपर जो तेल आपको क्या होता है, आपको चमकने लगता है ना, तो परत उसका चमकते है। तो पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? चमकना लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। चमकना किसका उदाहरण है? तो आपको इसमें व्यक्तिकरण का आपको उदाहरण हो जाएगा। धूप की चश्मे की पावर क्या होती है? धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होता है, 0 डायोप्टर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश के विसरण का कारण आपको धूलकण है। जब भी प्रकाश का जो विसरण होता है वो किसके कारण होता है? तो धूलकण के कारण। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल बाबू दाब का इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो दाब का। इसको ध्यान रखेंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? यानी कि किसके बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? तो कांच की। कांच से जब भी प्रकाश गुजरता है तो उसकी गति क्या होती है? निम्न हो जाती है। प्रकाश की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो प्रकाश की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे आपको पहुंचती है?
तो विकिरण द्वारा, यानी कि विकिरण विधि द्वारा प्रकाश की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के रूप में बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश की जो जो आपके पास है ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आपको पहुंचता है, तो विकिरण विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, तो थर्मोस्टेट का आपके पास कार्य क्या है, तो एक समान ताप को बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो शुद्ध जल का आपके पास तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो शुद्ध जल का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक आपके पास कितना होता है, तो 273 डिग्री के 273 के होता है, केल्विन होता है, क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का अर्थ होता है 273 केल्विन। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो देखिए ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ठोस में। इस्पात मतलब ठोस ही है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, इसको आपको समझ लेना होगा। उसके बाद बाबू है क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ है। क्वेश्चंस हैं कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक है। यानी कोई भी बोलेगा ना, कोई भी आवाज़ आपके पास कान तक कितने सेकंड तक रखता है, तो 1/10 सेकंड तक। चलिए हमने आज तो फिर 36 ठो क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास किया। फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।